A very good morning, students. Chapter number 5, class 9th, the fundamental unit of life का नेक्स्ट लेक्चर आगे हम शुरू करते हैं. लेक्चर नंबर 6. और स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहेंगे. स्टूडेंट्स, आप राइट करेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है. इसका एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं स्टूडेंट. सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का दिखाई देता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो झिल्लियाँ पाई जाएगी स्टूडेंट्स. आप देखेंगे और जो इनर झिल्ली होती है वो फोल्डेड पाई जाती है स्टूडेंट्स. हम देखते हैं अभी. तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी स्टूडेंट्स. आप देखेंगे और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्ड हो चुकी है मेम्ब्रेन, उसे हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे. और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्रिस्टी के नाम से जानेंगे. और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होगा उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे. तो स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक सिंपल सी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है. माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती है. पहली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, दूसरी मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी. और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या अंगुलीनुमा उभारों में फोल्ड हो जाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी के नाम से जानेंगे. तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेप्ड स्ट्रक्चर. आप लिखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर रोड शेप्ड स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड जैसा, छड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, छड़ जैसी संरचना वाला स्ट्रक्चर है. इट इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, namely outer and inner membrane. तो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया चारों तरफ से दो मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है या कवर्ड पाया जाता है. एक मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और दूसरे मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन कहेंगे. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट्स, वो पोरस पाई जाएगी, छिद्रित पाई जाएगी. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. पोरस का मतलब है आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं. वाइल द इनर मेम्ब्रेन, जबकि इनर मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें, वाइल द इनर मेम्ब्रेन, जो आंतरिक झिल्ली है, वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, is deeply folded into finger like projections. तो जो इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी स्टूडेंट्स, वो डीपली
फोल्डेड पाई जाएगी और अंगुली नुमा उभार बनाएगी। इन प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी के नाम से जानेंगे। दीज प्रोजेक्शंस आप राइट करेंगे और इन्हें हम प्रोसेसेस भी बोल सकते हैं। उभार आर नोन एज क्रिस्टी। इन उभारों को हम क्रिस्टी कहेंगे। तो आप बहुत अच्छे ढंग से क्रिस्टी की डिफाइन लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। ये जो फोल्ड्स है क्रिस्टी, ये एटीपी जनरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो लिखेंगे आप दीज फोल्ड्स क्रिएट, ये जो फोल्ड हैं प्रोसेसेस हैं, लार्ज सरफेस एरिया। तो ये जो फोल्ड्स है ये बनाते हैं एक बहुत बड़ा सतही एरिया, सतही क्षेत्रफल फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। एटीपी को उत्पन्न करने वाली केमिकल रिएक्शंस के लिए ये फोल्ड्स, ये प्रोसेसेस, प्रोजेक्शंस एक बहुत बड़ा लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं। तो ये इनका फंक्शन हो जाएगा। जो क्रिस्टी है स्टूडेंट्स, वो एटीपी फॉर्मेशन के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती है और एटीपी का जनरेशन हो जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म आप लर्न करेंगे। एटीपी होती क्या है, इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ये हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी होती है स्टूडेंट्स। एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो आप अच्छे से इसे देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बनाया है। आप वापस देख लीजिए, हमने शुरू किया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 6 माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहेंगे, कोशिका का शक्तिगृह है। एक सिंपल सा डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर झिल्ली होती है वो अंगुलीनुमा उभार में फोल्ड हो जाती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहेंगे, CRISTAE। स्पेलिंग आप सही लिखेंगे स्टूडेंट्स। 2 झिल्लियों से मिलकर बना है माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। ये रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। आउटर झिल्ली जो होती है वो पोरस पाई जाएगी, उस पर छिद्र पाए जाएंगे। इनर झिल्ली जो है वो फोल्डेड मिलती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, जिन्हें हम क्रिस्टी कहेंगे। और ये जो क्रिस्टी है वो एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। एटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी भी बोलेंगे। हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी करेंसी या एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से आप इसे समझेंगे। आगे हम फंक्शंस की बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन क्या हो जाएगा। तो एक फंक्शन तो आपको पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी उत्पन्न करने का काम कर रहा है, क्योंकि सेल के अंदर जो एनर्जी बनती है एटीपी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, the energy required for various chemical activities, सेल के अंदर चलने वाली जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, रासायनिक क्रियाएं, केमिकल एक्टिविटीज का मतलब रासायनिक क्रियाएं हो जाएगी, नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि लाइफ के लिए जरूरी है। नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय
माइटोकॉन्ड्रिया, उसको माइटोकॉन्ड्रिया ही रिलीज करता है। तो विभिन्न प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज की जा रही है स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे यहाँ पर। दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स वो एटीपी की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट पाई जाएगी। एटीपी मॉलिक्यूल्स भी आप लिख सकते हैं, एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पर मिलेगी, इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। सो एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सेल की एनर्जी करेंसी जो है स्टूडेंट्स वो एटीपी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे। आगे हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है और राइबोसोम भी मिलता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव their own DNA. Mitochondria have their own DNA and ribosome. So these are known as semi-autonomous cell organelle। तो स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसका खुद का डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम होता है, तो ये अपनी प्रोटीन स्वयं बना सकता है, इसका डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। सेमी ऑटोनॉमस यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। सेल से जब हम इसे बाहर निकाल देंगे तब भी ये स्टूडेंट्स अपनी प्रोटीन स्वयं बना लेगा, ये डेड नहीं होगा, लिविंग कंडीशन में बना रहेगा, इसलिए इसे हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल क्यों कहा जाता है, आप अच्छे से इसे लर्न करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स वो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनर्जी जनरेशन का। एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी को बनाने का काम करता है, जो कि सेल में होने वाली वेरियस प्रकार की केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हो जाती है। उस समय ये एटीपी रिलीज की जाएगी ताकि ये केमिकल एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म हो सके। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम हम जानते ही हैं, राइबोसोम को हम सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आप अच्छे से इसे याद कीजिए। प्रीवियस लेक्चर जो हमने शुरू से शुरू किए हैं उनमें डीएनए और राइबोसोम के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आ जाएगा जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में हम ईआर के नाम से भी जानते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ईआर जो होता है स्टूडेंट्स वो एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, आप लिखेंगे इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। It is a large network of membrane bound tubes and sheets। तो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही बड़ा झिल्लीबद्ध ट्यूब्स का बना हुआ और शीट्स का बना हुआ जालनुमा स्ट्रक्चर होता है। इट इज कंटिन्यूअस बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज
continuously present between, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूसली आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये कंटिन्यूसली पाया जाएगा स्टूडेंट्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। इसका एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी एक सेल है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जैसा कि हमने पहले भी बनाया था। और न्यूक्लियस से स्टूडेंट ईआर पाया जाएगा। अब देखिए तो स्टूडेंट्स ये आपका ईआर की स्ट्रक्चर है। ईआर दो प्रकार का होता है, ये आर है और ये जो मैंने बनाया है वो एस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अभी आगे हम बात करने वाले हैं। ये आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर स्टूडेंट ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाएगा, और ये दो प्रकार का होता है। आप राइट करेंगे, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का पाया जाएगा। पहला आप लिखेंगे रफ ईआर और दूसरा आप लिखेंगे स्मूथ ईआर। रफ को हम आर कहेंगे। पहला आपका आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है आर, और जो आर है उसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। तो आप लिखेंगे इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, आर के सरफेस के ऊपर। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो आर का फंक्शन आप लर्न करेंगे। दूसरा हम देखते हैं एस और एस की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इट इज डिवॉइड या लैक ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पर स्टूडेंट्स राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, और इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। इसका जो फंक्शन हो जाएगा वो इट हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड संश्लेषण का काम करता है। तो एस और आर दोनों का फंक्शन आप अच्छे से याद करेंगे स्टूडेंट्स कि आर का फंक्शन क्या होता है और एस का फंक्शन क्या होता है। ओवरऑल के फंक्शन भी यही हो जाएंगे कि जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है और लिपिड संश्लेषण का काम करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस का, लिपिड सिंथेसिस का ये फंक्शन करता है। कुछ फंक्शन हम और देख लेते हैं स्टूडेंट्स के। ओवरऑल जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन करेगा।
तो आप लिखेंगे फंक्शंस ऑफ ER। पहला फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा है प्रोटीन सिंथेसिस, हम देख चुके हैं, जो कि RER करेगा। दूसरा फंक्शन लिपिड सिंथेसिस। तीसरा फंक्शन जो होगा स्टूडेंट्स, आप राइट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग। SER helps in manufacturing फैट मॉलिक्यूल्स। लिपिड को ही हम फैट मॉलिक्यूल्स भी बोलेंगे स्टूडेंट्स। तो SER जो है वो फैट मॉलिक्यूल्स को बनाने में मदद करेगा। साथ ही इन लिवर सेल्स, SER हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग फैट मॉलिक्यूल्स इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स के अंदर SER helps in detoxifying many poisons and drugs. It helps in detoxifying many poisons and drugs. यकृत की कोशिकाओं में, लिवर की कोशिकाओं में जो आपका SER है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे पॉइजन्स को, जहर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, ड्रग्स को ख़त्म करने का काम करेगा, उनके टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करेगा, उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहेंगे। और चौथा फंक्शन आप लिखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। तो ये पदार्थों के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है स्टूडेंट्स। तो आप लिखेंगे ER helps in transport of various materials between regions of cytoplasm and nucleus। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के भागों के बीच में ER वेरियस प्रकार के मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ER के फंक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आज के लेक्चर में हम ये दोनों ही सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और ER। आगे के लेक्चर में हम गोल्जी बॉडी और क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तब तक आप यहाँ तक का लेसन अच्छे से याद करिए और ये नोट्स भी आप बनाएंगे अपनी कॉपी में। थैंक यू वेरी मच।